ओके, सो मुझे पता है आप लोगों को लॉ के पेपर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इट्स ओके, मुझे भी आ रही थी, तो इसलिए मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ। आई विल बी डिस्कसिंग दोज पॉइंट्स, वो थिंग्स जो आपको प्रायोरिटाइज करनी चाहिए और वो चीज़ जिन पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। सो पेपर नंबर 2, बिजनेस लॉज। आपके बोर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे एज फार एज आई नो 29 मार्च को। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना। 29 मार्च को आपके बोर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे, और जो बोर्ड्स में नहीं है उनके लिए तो लाइक दे हैव दीज डेज। सो फॉर लॉ सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देती हूँ, ताकि आप लोग ऐसे सेग्रीगेट करने में टाइम वेस्ट ना करो कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं, क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। सो सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़ने की गलती मत करना। मैं फिर से कह रही हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बिल्कुल मत छोड़ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अराउंड 10 to 15 मार्क्स या उससे भी ज़्यादा तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही दे देगा, ठीक है। और बिल्कुल इट्स लाइक बहुत सालों से, बहुत पहले से चला आ रहा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो मस्ट है, प्लीज़ उसे मत छोड़ना। अच्छा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स जैसे कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो मैं छोड़ के चली गई थी और मैंने अंजाम भुगता है, इसलिए आई एम सेइंग कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मत छोड़ना। ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं है, आप कवर कर लोगे इफ़ यूल वॉच मैराथन वीडियोस, ठीक है। एंड देन उसके बाद यूनिट 2 कंसिडरेशन, बहुत छोटा सा यूनिट है पर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि पहले भी आए हैं। एंड देन नेक्स्ट उसके बाद जो यूनिट बचता है वो होता है यूनिट मैं कंटिजेंट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स भी आएंगे। अब यार अब मैं पूरी तरीके से नहीं बता सकती क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मैंने बता दिया कि कौन से इंपॉर्टेंट है। एंड देन फर्स्ट यूनिट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, उसमें से आएंगे। तो ये कुछ यूनिट्स है। बाकी आई वुड सजेस्ट कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगर सारे ही यूनिट्स आप लोग कर लो तो इट वुड बी अ बेटर थिंग। फ्री कंसेंट और भी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन इट सेल्फ is a very important chapter, and I would recommend you not to leave even a single unit. And then second, अगर हम आगे बढ़े तो जो second chapter है that is Companies Act 2013। अब ये चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से तो छोटा है, ठीक है, बट स्टिल इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हेन यूल कम इन इंटर आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनीज एक्ट 2013 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको कवर कर लेना। उसमें से तो प्लीज़ कुछ भी मत छोड़ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉर्पोरेट वेल कॉन्सेप्ट, कॉर्पोरेट वेल, द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, अल्ट्रा वायर्स, ये चीज़ें, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। एंड देन उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इनके क्लॉजेस बहुत अच्छे से करके जाना। एंड नेक्स्ट वी हैव उसके बाद चैप्टर आता है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये इसमें सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ और इनके बारे में आई डोंट थिंक सो इस चैप्टर में कोई कॉन्सेप्ट है। और सेम इस गोज़ फॉर एलएलपी ऑल्सो। एलएलपी वाले चैप्टर में भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप रटाफिकेशन में बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से रट लेते हो, तो एलएलपी आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें रटना ही हो। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, उसमें एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड द लास्ट चैप्टर इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वो पढ़ लेना। सेल ऑफ गुड्स का एक्ट का लास्ट यूनिट अनपेड सेलर वाला, ठीक है, वो छोटा सा है और वो अच्छे से कवर कर लेना, उसमें कुछ मत छोड़ना, ठीक है। एंड देन तो फिर अग्रीमेंट टू सेल, व्हाट इज सेल का डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्रूशियल टॉपिक्स हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मैंने बता दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, अगर आप रटाफिकेशन में अच्छे हो तो एलएलपी, एंड देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट नेगोशिएबल छोड़ देना, मतलब मेरे कहने पर मत छोड़ना। इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू हैव लेस टाइम, तो मैंने बताया है कि कौन से चैप्टर्स प्रायोरिटाइज करने हैं, ठीक है। और एंड इफ़ यू आर नॉट अ बोर्ड स्टूडेंट, आपके पास पहले से टाइम था, आपने दिसंबर 23 का अटेम्प्ट दे दिया था, विच एवर द रीज़न इज़, तो आई वुड से कि आपका पहले से कुछ हो गया होगा कुछ पार्ट, तो आप सिलेक्टिव स्टडी मत करना। बट इफ़ यू आर अ बोर्ड स्टूडेंट, आपको लगता है बहुत कम टाइम है आपके पास, तो आप इन चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना, ये ज़्यादा बेटर चैप्टर्स है, ठीक है। इंडियन रेगुलेटरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एंड अगर रटाफिकेशन में अच्छे हो तो एलएलपी। नाउ सेकेंड थिंग आई विल से कि अगर बुक में से पढ़ना बहुत ज़्यादा टिपिकल लगता है, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था नोट्स से पढ़ लेना, और वो सारे मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैंने बता दी थी कि नोट्स से पढ़ना कितना बेनिफिशियल रहता है। बट एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली चेक कर लेना कि जो भी नोट्स आपने बनाए हैं या कहीं से लिए हैं, उनमें कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है। थर्ड पॉइंट आई वुड लाइक टू से इज लॉ में आई वुड से
जो भी पर्टिकुलर चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसके बाद उस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक उठाओ और उस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक उठा के उसमें से क्वेश्चंस खुद से लिखो। कई बार क्या होता है, मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम क्या करती थी, लॉ के पेपर में क्वेश्चन को मैं रीड करती थी एंड देन मुझे पता चलता था हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है तो मुझे इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड दिस इज़ समथिंग रॉन्ग। ऐसा नहीं करना है। कोई क्वेश्चन आता भी है ना तो भी उसे लिखना है, पेज पर लिख कर प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि मुझे पता है मैंने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की थी अपने लॉ के पेपर में जस्ट कॉज ऑफ द लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई क्वेश्चन कितने भी अच्छे से आता हो प्लीज़ लिखो, उसे पेपर लो, उस क्वेश्चन को पेपर पे लिखो। जब तक अपने हाथों से वो नहीं लिखोगे, मैंने पहले भी बता दिया था, एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस होता है। पहले आता है आपका प्रोविजन, उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस एंड देन उसके बाद कंक्लूजन आता है। ठीक है, तो मैं अगेन बार बार इस पॉइंट पे एम्फेसाइज करूँगी कि प्लीज़ 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 जो भी चैप्टर आप कर रहे हो ना, आप उस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक उठाओ। अगेन नहीं है तो मैं प्रोवाइड करवा दूँगी और उसको अपने हाथों से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सॉल्व करो, लिखो, ताकि पता चले कि कितने टाइम में आप एक क्वेश्चन कवर कर पाते हो। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग, इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो आप मैराथन वीडियोस जाके देख सकते हो यूट्यूब पे। रेगुलर वीडियोस जाकर देखना और सारे कोर्स को 2 मंथ्स में कंप्लीट करना इज समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल एंड आई ऑल्सो वुड रेकमेंड यू। ठीक है, तो आप मैराथन वीडियोस या फास्ट ट्रैक वीडियोस जाके देख सकते हो उस पर्टिकुलर चैप्टर के, और इस तरह आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अलॉन्ग विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी। बट रिमेंबर learning from videos without any revision is something that is wrong. रिवाइज करते रहना है डेली। अगर हम 30 मिनट्स भी देंगे उस चैप्टर को जो हमने पिछले दिन रिवाइज किया था, तो इट वुड बी अ बेटर थिंग। नेक्स्ट मैं बोलूँगी कि क्या होता है ना लॉ के पेपर में, द मिस्टेक दैट आई डिड, मैं बताती हूँ। जब कोई स्टार्टिंग का क्वेश्चन हम अपनी आंसर शीट में लिखते हैं एंड फॉर्चुनेटली वो एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो हमें आता होता है पहले से, ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि दिस क्वेश्चन ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्टार्टिंग के टाइम में उस क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं जस्ट बिकॉज हमें वो क्वेश्चन अच्छे से आता है, तो हम उसे अच्छे से लिखेंगे, सजा के लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। इट इज़ राइटली सेड कि कई बार बहुत ज़्यादा पढ़ना भी दिक्कत होती है। तो जब हमें बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, हमें सब कुछ हमारे दिमाग में होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उस पेपर में सब कुछ लिख दें, एवरी सिंगल थिंग। बट दिस शुड नॉट बी डन। हमें सिर्फ वो चीज़ें लिखनी है जो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो वो चाहता है कि पेपर में होनी चाहिए। तो कृपया करके हम रेलेवेंट चीज़ें ही लिखें और इरेलेवेंट चीज़ों को हमें इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि लॉ के पेपर में टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़, ये लास्ट टिप है मेरी, और ये है कि ना एज फार एज आई नो कंक्लूजन के और प्रोविजन के सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं। तो अगर आप फैक्ट्स ऑफ द केस में कोई एक फैक्ट नहीं भी लिखोगे ना, जैसे कि ही परचेज्ड अ हाउस एंड मेड एन एग्रीमेंट, वॉटएवर, मुझे इतना नहीं याद, तो कोई दिक्कत नहीं है। फैक्ट्स ऑफ द केस में अपना ज़्यादा टाइम बेकार मत करना। अगर कहीं टाइम इन्वेस्ट करना ही है तो प्रोविजन में करना और कंक्लूजन में करना। आई एम सेइंग अगेन, प्रोविजन में करना, कंक्लूजन में करना। फैक्ट्स ऑफ द केस में अगर बस थोड़ा थोड़ा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट लाइन्स पिक करके फैक्ट ऑफ द केस में इंक्लूड कर दोगे तो अच्छी बात होगी। वरना इफ़ यू आर फीलिंग कि टाइम बहुत कम है तो कृपया करके फैक्ट्स ऑफ द केस में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना। कंक्लूजन और प्रोविजन के हैवी मार्क्स होते हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस के बिल्कुल मिनिमल मार्क्स होते हैं, पर मिनिमल होते हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना और अपना लॉ का पेपर अच्छे से करना, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना। और मैं फिर से कह रही हूँ, until and unless you solve a paper by yourself and until and unless you solve a question by yourself, okay, you won't be able to handle time management. मैं बता रही हूँ टाइम नहीं मैनेज कर पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू राइटिंग प्रैक्टिस डेली इन लॉ। आपको लॉ से डर लगता है तो उस डर को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो फॉर श्योर करना ही पड़ेगा। सो जितना मुझे पता था, जितना मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, मैंने बता दिया। नाउ इट्स ऑल अपॉन यू। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी जाए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।